Hello, all my dear students of Mehul Tutorials. I, Professor Mehul Doshi, welcomes you all for new lecture of ratio analysis in management accounting. Till today, you had learned all income statement ratios, जिसकी all 6 ratios की formulas आपने बाय हार्ट कर लिए, जो बाय हार्ट करना कंपलसरी है। फिर बैलेंस शीट के 6 रेशियोज की भी फॉर्मूला आपने बाय हार्ट कर लिए। नाउ आज हम कंबाइन रेशियोज सीखेंगे। कंबाइन रेशियो में क्या होता है? वन आइटम फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट, सेकंड आइटम फ्रॉम बैलेंस शीट्स आर टेकन एंड देन रेशियोज आर कैलकुलेटेड एंड देन कंपैरिजंस आर मेड। इनकम स्टेटमेंट में बोथ द आइटम्स आर टेकन फ्रॉम बैलेंस शीट। तो इनकम स्टेटमेंट बोथ द आइटम फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट आर टेकन। तो इनकम स्टेटमेंट की दो अमाउंट के बीच में कंपैरिजन होता था। बैलेंस शीट रेशियो में बैलेंस शीट की दो अमाउंट के बीच में कंपैरिजन होता था। बट एक इनकम स्टेटमेंट की अमाउंट लेना है और दूसरी बैलेंस शीट की अमाउंट, और वो दोनों का कंपैरिजन होगा, वो कंबाइंड रेशियो है। तो ये फॉर्मूला थोड़े ट्रिकी है, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले फॉर्मूला आएगा कंबाइंड रेशियो में, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आप कितना कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, और कैपिटल मतलब सिर्फ प्रोप्राइटर का कैपिटल नहीं, कि सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं, टोटल फंड्स एम्प्लॉयड, जिसमें प्रोप्राइटर फंड भी आ गया और बोरोड फंड भी आ गया। अब जब टोटल सोर्सेस ऑफ फंड, जो टोटल प्रोप्राइटर फंड प्लस बोरोड फंड दोनों मिलाकर जो फंड आता है, उसके सामने, उसके अगेंस्ट कंपनी कितना परसेंटेज रिटर्न जनरेट कर रही है, कंपनी कितना परसेंटेज रिटर्न जनरेट कर रही है, वो इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोप्राइटर मतलब शेयर होल्डर को प्रॉफिट जो मिलेगा वो टैक्स देने के बाद, लेकिन जो बोरोड फंड को इनका रिटर्न मिल रहा है वो क्या फॉर्म में मिलता है? शेयर होल्डर को रिटर्न मिलता है वो डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है। बट बोरोड फंड को जो रिटर्न मिलता है वो इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलता है। तो अगर हम डिविडेंड भी देने से पहले और इंटरेस्ट देने से पहले तक हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से हम इंटरेस्ट भी पे करेंगे, टैक्स भी पे करेंगे और शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देंगे। तो इंटरेस्ट देने पहले तो जो प्रॉफिट होगा वो इंटरेस्ट, उसमें से इंटरेस्ट देना है। मतलब वो इंटरेस्ट किस में से देना है? तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। किस में से देना है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। लेकिन यहां पर कौन सा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, पूरा। मतलब फॉर्मूला आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन वो बिफोर टैक्स में तो आपने इंटरेस्ट को माइनस कर दिया है। हमें इंटरेस्ट देने के पहले अगर इंटरेस्ट नहीं दिया है तो कितना प्रॉफिट होगा, अगर इंटरेस्ट पे नहीं किया तो कितना प्रॉफिट होगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट नहीं दिया तो इंटरेस्ट का जो भी एक्सपेंस है वो वापस ऐड कर दो प्लस इंटरेस्ट। तो उसको कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या कहते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स टोटल फंड्स एम्प्लॉयड इनटू 100। तो इससे कंपनी में जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसके सामने कितना रिटर्न जनरेट होता है वो मालूम पड़ेगा। सेकंड फॉर्मूला है रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड। रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर को कब रिटर्न देने का है? क्या प्रोप्राइटर मतलब शेयर होल्डर, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड कब मिलता है? इंटरेस्ट पे कर देते, फिर टैक्स भी पे कर देते हैं। तो जो प्रॉफिट
टैक्स पे करने के बाद का प्रॉफिट होगा उसमें से डिविडेंड देने का शेयर होल्डर, वो उसमें से शेयर होल्डर का इनकम जनरेट होगा। तो दैट्स वाई फॉर्मूला आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रोप्राइटर को आफ्टर टैक्स है, यहां पर बिफोर टैक्स क्यों? क्योंकि यहां पर इंटरेस्ट वाला भी है, बोरोड फंड भी है, तो उसमें तो उस बोरोड फंड को थोड़ी टैक्स से लेना देना है, इसके लिए बिफोर टैक्स था, बरोबर है। बट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन प्रोप्राइटर फंड इन 200, मतलब डिविडेंड देने से पहले तक का जो उसके एग्जैक्टली ऊपर का प्रॉफिट है भी आफ्टर टैक्स, यहां पर इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट है तो बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट कर दिया, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन प्रोप्राइटर फंड, जो प्रोप्राइटर के फंड के सामने है, इन 200। यहां पर जो इंटरेस्ट मिलता है ना, जो रिटर्न, वो बैंक इंटरेस्ट से तो थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए बैंक इंटरेस्ट टैक्स रेट से। यहां पर भी आपको बैंक इंटरेस्ट से ज्यादा ही होना चाहिए, तो ही प्रोप्राइटर को बेनिफिट होगा ना भाई इन्वेस्ट करके कंपनी में। यहां पर एटलीस्ट बैंक इंटरेस्ट से तो डबल होना चाहिए, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। अच्छा, प्रोप्राइटर में भी दो टाइप के हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और मेन ओनर तो प्रेफरेंस शेयर, सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर है। प्रेफरेंस शेयर को तो फिक्स डिविडेंड पे करना है। तो भाई इक्विटी शेयर होल्डर का कितना रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि शेयर मार्केट में जो प्लस माइनस भाव होता है वो मेजोरिटी इक्विटी शेयर होल्डर का ही होता है, वो सब इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल का प्राइस फ्लक्चुएट होते रहता है, तो उनको जो रिटर्न अच्छा मिलेगा तो शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा, और रिटर्न कम होगा तो शेयर का प्राइस डाउन होता है। तो भाई रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, इक्विटी कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर होल्डर का जो भी कंपनी में फंड है वो सब इक्विटी कैपिटल में आता है। अब बोलोगे फर्क क्या है? भाई इक्विटी शेयर होल्डर का जो फंड होता है वो सिर्फ उसका इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होता है, जितना भी कंपनी का रिजर्व्स पड़ा होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर का ही काउंट होगा। इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल में रिजर्व्स भी ऐड कर देना है, जितने भी रिजर्व्स हैं। लेकिन अगर कंपनी में कोई फिक्टिशियस असेट्स है, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस है, वो भी इक्विटी शेयर होल्डर को ही बेयर करना है, तो फिक्टिशियस असेट्स माइनस करना है। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर फंड कैसे बनता है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड माइनस फिक्टिशियस असेट्स। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो यहां पर अभी इक्विटी शेयर होल्डर को कैसे मिलेगा देखो, तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए रिटर्न जो होता है वो सबसे लास्ट में मिलता है। बोरोड फंड का इंटरेस्ट दे दिया, गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, उसके बाद का प्रॉफिट हुआ वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ। अभी नंबर लगेगा शेयर होल्डर का, उसमें भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद जो बचेगा वो सब इक्विटी शेयर होल्डर का हुआ, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इक्विटी शेयर होल्डर फंड कैसा है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट इन 200। अब प्रोप्राइटर फंड वाला मत लेना, क्योंकि उसमें तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इंक्लूड है। इक्विटी शेयर कैपिटल प्रोप्राइटर फंड में दोनों शेयर कैपिटल इंक्लूड है। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस असेट्स करना है, या प्रोप्राइटर फंड में सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट माइनस कर दो तो इक्विटी शेयर होल्डर का फंड हो गया। ओके, तो ये हुआ। तो पहले कैपिटल इंप्लॉयड का प्रोप्राइटर फंड प्लस बोरोड फंड दोनों के लिए कितना रिटर्न हो रहा है, फिर प्रोप्राइटर फंड मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों के लिए कितना फंड हो रहा है, फिर सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है, वो सब इससे मालूम पड़ेगा। नेक्स्ट है डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब बोलोगे अभी इसमें क्या है, तो भाई इक्विटी शेयर होल्डर को जितना भी प्रॉफिट होता है, क्या ऑल अमाउंट कंपनी उसका सबका सब डिविडेंड में पे कर देगी? सपोज कोई कंपनी को प्रॉफिट हुआ 100 करोड़ का,
उसमें से 10 करोड़ का प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया तो 90 करोड़ बचेगा। तो क्या 90 करोड़ के 90 करोड़ रुपीस कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देगी? बिल्कुल नहीं। कंपनी शायद उसमें से 30 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ के डिविडेंड करेगी और बाकी का अमाउंट रिजर्व्स के तौर पे रखेगी, फ्यूचर्स के लिए रखेंगे। फ्यूचर के लिए मे बी कोई कंपनी तो 10 करोड़ 5 करोड़ का ही डिविडेंड देगी और मेजर पोर्शन सिर्फ रिजर्व के तौर पे रखती है, जो फ्यूचर में कंपनी का एक्सपांशन में काम आता है। तो दैट्स वाई जो डिविडेंड पे आउट रेशियो में आएगा इक्विटी डिविडेंड, भाई कितना, तो वो कंपनी को जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो प्रॉफिट बच रहा है ना, उसमें से डिविडेंड का, सपोज 90 करोड़ का इक्विटी शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट है, उसमें से अगर कंपनी 9 करोड़ का डिविडेंड दे रही है और बाकी का 81 करोड़ रिजर्व में रख रही है मतलब कंपनी 10% डिविडेंड पे कर रही है, प्रॉफिट का 10% डिविडेंड पे कर रही है। अगर कंपनी ने 90 करोड़ के प्रॉफिट के पीछे इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट है सिर्फ 90 करोड़, प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद का इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट अगर 90 करोड़ है, उसमें से कंपनी ने 45 करोड़ का डिविडेंड दिया, मतलब प्रॉफिट में से 50% डिविडेंड पे किया। तो इक्विटी डिविडेंड अपॉन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये मतलब इक्विटी डिविडेंड मतलब प्रॉफिट जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, ये भी जो है वो प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर ही हुआ। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड है, मतलब वो किसके लिए बचा? प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हुआ। तो इक्विटी डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इंटू 100, तो जितना भी प्रॉफिट है उसमें से कितना डिविडेंड पे किया इंटू 100, तो 10% 30%, जैसे 90 करोड़ का प्रॉफिट है, 45 करोड़ का इक्विटी डिविडेंड दिया, 200 करोड़ तो 50% आया। 90 करोड़ का प्रॉफिट है, 9 करोड़ का डिविडेंड दिया, इंटू 100 किया तो 10% हुआ। ओके नाउ ये डिविडेंड पे आउट रेशियो हो गया। फिफ्थ इज डेट सर्विस रेशियो। डेट सर्विस रेशियो मतलब अगर कंपनी अपना डेट को, कितना प्रॉफिट है कि कितने टाइम्स डेट को सर्व कर पाते हैं। अभी सर्व करना है, सर्व एक एग्जांपल ले लो, आपके पास घर में सपोज 100 गुलाब जामुन है, आपके घर पे आप 10 जन खाने वाले हो और एक एक प्लेट में एक एक बाउल में आप 2-2 गुलाब जामुन दे रहे हो, राइट? 10 जन खाने वाले हो, 2-2 गुलाब जामुन दिया, मतलब आपने 20 गुलाब जामुन एक, आप एक और बार सबको 2-2 गुलाब जामुन दे दोगे, दैट इज एक और बार सबको, अरे लो लो लो, कोई गेस्ट आया सबको खिलाया, तो 40 गुलाब जामुन खत्म हुआ। एक और बार आप सबको 2-2 गुलाब जामुन, एक एक प्लेट दिया, 2-2 गुलाब जामुन, 60 गुलाब जामुन खत्म हो गया। और एक बार करोगे तो 80 गुलाब जामुन खत्म होगा, और एक बार करोगे तो 100 हो जाएगा। मतलब आप सभी को एक साथ दोगे, गुलाब जामुन ही देना है, एक एक नहीं, 2-2 देना है, कोई बोले हाफ नहीं, कंपलसरी 2 लेना है, 2 का जोड़ी, तो आप 5 टाइम्स तक सर्व कर पाते हो। और उसमें से कोई आया नहीं और एक बार दो तो भाई खत्म हो गया। आप 5 बार उसकी प्लेट में सर्व कर पाते हो। फर्स्ट टाइम किया, सेकंड टाइम किया, थर्ड टाइम किया, फोर्थ टाइम किया, फिफ्थ टाइम। क्यों? क्योंकि एक जन के लिए आपके पास 10 गुलाब जामुन बना के रखा था और एक जन को एक टाइम में आप 2 गुलाब जामुन सर्व कर रहे हो,
कितने टाइम सर्व कर रहे हो? 5 टाइम्स कर पा रहे हो। आप एक जन को 5 टाइम्स सर्व कर पा रहे हो, बरोबर है। तो दैट्स वाई आप अपने डेट को कितनी टाइम सर्व कर पा रहे हो। सर्व मतलब सर्विस दे रहे हो। अच्छा, डेट मतलब बोरोड फंड। बोरोड फंड को क्या पे करने का रहता है? इंटरेस्ट। तो भाई आप इंटरेस्ट कितने टाइम, मतलब आपके पास प्रॉफिट कितना है कि कितना टाइम्स, कितने 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना कितना इंटरेस्ट पे कर पाओगे। अगर ये टाइम पे कितना लोन होगा, कितना गुना इंटरेस्ट कर पाओगे, वो मालूम पड़ेगा। तो भाई इंटरेस्ट देने के पहले का प्रॉफिट कैसे होगा? तो भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स तो आता ही नहीं है, इंटरेस्ट तो पहले ही पे होता है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, उसमें आप इंटरेस्ट देने के पहले का प्रॉफिट है, तो जो भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट डिवाइड बाय इंटरेस्ट। मतलब अगर आपका कंपनी का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स सपोज 90 करोड़ था, कंपनी ने इंटरेस्ट 10 करोड़ का पे किया, तो वो इंटरेस्ट वापिस ऐड कर दो, तो इंटरेस्ट देने से पहले का टोटल प्रॉफिट हो गया आपका 100 करोड़। अब ये इंटरेस्ट देने से पहले कंपनी के पास 100 करोड़ का प्रॉफिट है और कंपनी उसमें से 10 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रही है। मतलब एक बार तो इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन इससे 10 टाइम्स अगर आपको इंटरेस्ट देना है तो भी आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, 10 गुना इंटरेस्ट दे सकते हैं। दैट मीन्स आपकी कैपेसिटी कंपनी की 10 टाइम्स डेट को सर्व करने की है। तो आज का ये प्रॉफिट इतना हो गया है ये साल का कि अगले 10 साल का इंटरेस्ट दे सकते हैं। इतना प्रॉफिट हो गया ना, 10 साल तक का इंटरेस्ट, भले फिर शेयर होल्डर को कुछ भी ना दे, लेकिन उतना प्रॉफिट है। ये कंपनी की कैपेसिटी मालूम पड़ती है। तो दैट्स वाई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th वाला और 7th वाला, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। भाई डेटर्स टर्नओवर मतलब कंपनी के पास से, कंपनी को अपने डेटर के पास से कितने टाइम में पैसा कलेक्ट होता है। और यहां पर डेटर मतलब ओनली डेटर नहीं, डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल, दोनों दैट आर कॉल्ड अकाउंट्स रिसीवेबल। और क्रेडिटर होगा तो क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल, दैट इज कॉल्ड अकाउंट्स पेएबल। क्योंकि डेटर पे ही हम बिल ड्रॉ करते हैं और क्रेडिटर का ही बिल एक्सेप्ट करते हैं, तो वो दोनों वही होता है। तो आप अगर और डेटर के पास से जल्दी, जितना जल्दी पैसा कलेक्ट कर रहे हो तो अच्छा है आपका कलेक्ट टाइम, और क्रेडिटर को, क्रेडिटर से जितना ज्यादा क्रेडिट मिल रहा है वो भी अच्छा है आपका। ओके, तो डेटा टर्नओवर रेशियो में 2 पार्ट में आंसर मिलेगा। ए आपको डेटा टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करना है, एंड बी डेटर वेलोसिटी। ए डेटा टर्नओवर रेशियो एंड बी डेटर वेलोसिटी। भाई डेटा टर्नओवर रेशियो मतलब नेट क्रेडिट सेल्स, डेटर ऑलवेज क्रेडिट सेल्स पे होता है, अपॉन डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस, ये डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल है ना, वो बैलेंस शीट में मिलता है आंसर, और बैलेंस शीट में सब क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। बट क्वेश्चन के अंदर कहीं और आपको इंफॉर्मेशन ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल भी रहेगा, तो आपको एवरेज डेटर और एवरेज बिल्स रिसीवेबल लेना है। और एवरेज कैसे मिलता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो एवरेज डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल शुड बी टेकन, बरोबर। फिर डेटर्स वेलोसिटी। अच्छा, डेटा टर्नओवर रेशियो में आपको मालूम पड़ेगा कितने टाइम लगता है, मतलब टाइम्स, 2 टाइम्स आपका सेल का कितना टाइम का डेटर बाकी है, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, कितना टाइम का, कितना टाइम आपका है, बराबर है। वो मतलब जितना डेटर बाकी है उससे कितना गुना ज्यादा आपका सेल है। जो डेटर है मतलब डेटर का ऐसे बैलेंस शीट में है, मतलब उतना पैसा लेने का बाकी है। सपोज टोटल डेटर 1 लाख है और टोटल सेल्स आपका 10 लाख है, मतलब आपका 10 टाइम्स हुआ। या टोटल सेल्स आपका 12 लाख है, तो 12 लाख का सेल्स है, 1 लाख का बाकी है, मतलब 12 टाइम्स आपका डेटा टर्नओवर है। मतलब
जितना डेटर बाकी है उससे 12 गुना सेल हो चुका है आपका, जितना डेटर है उससे 12 टाइम सेल हो चुका है। ओके, तो आपको डेटर के पास से कितने टाइम में पैसा मिलेगा, तो उससे वो मिलता है डेटर वेलोसिटी, जो डेज में या वीक्स में या मंथ में आंसर आता है। तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ वीक्स या नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, तीनों में से कोई भी एक होगा। अगर डेज में कैलकुलेट करना है तो 365 डेज लेने का, वीक में आंसर करना है तो 52 लिखने का, मंथ्स में आंसर कैलकुलेट करना है तो 12 लिखने का। क्वेश्चन में बोला का मंथ में करो, वीक में करो या डेज में, अगर कुछ भी नहीं बोला तो डेज में करने का आंसर, डिवाइड बाय डेटा टर्नओवर रेशियो। जैसे यहां पर सपोज मंथ में बोला तो ये देखो 12 लाख डिवाइड बाय 1 लाख करो तो 12 टाइम आपका डेटा टर्नओवर रेशियो होगा। तो अगर आपका डेटर वेलोसिटी मतलब कलेक्शन पीरियड कितना है, तो भाई आपके मंथ में 12 मंथ है, 12 मंथ डिवाइड बाय 12 डेटा टर्नओवर रेशियो, 12 मंथ डिवाइड बाय 12, तो आंसर इज 1। मतलब एक महीने में आपका डेटर से कलेक्शन हो जाता है। अगर आपका सेल्स मान लो 6 और डेटर आपका 1 लाख बाकी है, तो आंसर होगा 6। तो 12 मंथ डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 2 मंथ लगता है डेटर से पैसा आने में। यही डेज होगा तो 365 डिवाइड बाय 6, तो जो आएगा वो एग्जैक्ट डेज में आंसर आएगा। ओके, तो ये डेटा टर्नओवर रेशियो हो गया। एग्जैक्टली इसका अपोजिट क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो में होगा, जिसमें कितना टाइम लगता है पेमेंट में। तो भाई क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इधर नेट क्रेडिट सेल्स है, तो यहां पर नेट क्रेडिट परचेस बिल्स रिसीवेबल है, तो क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल। डेटर का अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों अवेलेबल है, क्लोजिंग बैलेंस तो रहता ही है बैलेंस शीट में और ओपनिंग बैलेंस भी अवेलेबल है डेटर और बिल्स रिसीवेबल का, तो एवरेज डेटर लेने का है, एवरेज लेना है। सेम क्रेडिटर और बिल्स पेएबल का भी क्लोजिंग बैलेंस तो बैलेंस शीट में रहेगा ही, ओपनिंग बैलेंस भी अवेलेबल है तो उसका भी एवरेज अमाउंट लेना है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो इससे क्रेडिटर का टाइम्स मिलेगा। फिर वो कितने दिन में पेमेंट करेंगे, तो भाई क्रेडिटर्स वेलोसिटी नंबर ऑफ डेज तो 365, नंबर ऑफ वीक्स मतलब 52, नंबर ऑफ मंथ्स मतलब 12 इन अ ईयर अपॉन क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। तो ये डेज में जो आंसर आएगा या मंथ में आएगा, कितना टाइम आपको लगता है पेमेंट में और कितना टाइम में आपका कलेक्शन होता है ये मालूम पड़ेगा, राइट। अभी जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सम स्टार्ट होंगे आपके, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड एकदम इजी हो जाएगा बिकॉज नाउ यू नो वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट थरोली। अगर वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट पूरा थरोली मालूम याद है और उसके साथ आपके सारे फॉर्मूलाज भी आपको थरोली बाय हार्ट है, क्योंकि ये तब तक नहीं समझ में आएगा थरोली, ये कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो उसके लिए आपको और स्पेशली सब रेशियोज 3 टाइम्स लिख कर देना है। तो इसका भी ये सारी फॉर्मूलाज आप 3 टाइम्स लिख लो। पहले इसको तो कॉपी कर लो और 3 टाइम्स लिखो और सबको प्रॉपरली बाय हार्ट कर लो, और उसके बाद जब प्रॉब्लम करो ना बहुत फास्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत कम में आएगा। ओके, तो टोटल आपके एक्चुअली रेशियोज है इनकम स्टेटमेंट के 6, बैलेंस शीट के 6 और कंबाइन के 7, 19 रेशियोज है, 19 फॉर्मूलाज है। ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से आप याद कर सकते हो। ओके, तो आज के दिन आपको ये पूरा फॉर्मूला सब बाय हार्ट कर लेना है, याद रख लेना है। अगर आप ये फॉर्मूलाज नहीं याद कर पाओगे, बाय हार्ट नहीं करोगे, आपको आगे बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ओके, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज प्रेस पॉज बटन। इफ यू वांट टू जूम इट देन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड कॉपी द आंसर, राइट। That's it. See you in the next lecture. Till then, goodbye.